ये है बिल्कुल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को बहुत ही क्लियरली समझा देगा और आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे कि हाँ, ये जो मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है उसमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि सर क्लॉटिंग फैक्टर हमने कहीं पे देखा, क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4 करके 13 तक है, यानी कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी में। क्या वो नेसेसरी है, याद करने पड़ेंगे उसके कंप्लीटली? क्या ये कंपलसरी है? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ये कंपलसरी नहीं है क्लास 11th में। और पूरी तरह से 13 क्लॉटिंग फैक्टर याद करना तो कहीं पे कंपलसरी नहीं है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ना 11th में ना 12th में। लेकिन क्लॉटिंग नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, 9th एंड 11th, ये तीन के तीन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका यूज क्लास 12th में हमने पढ़ना है कि कैसे हीमोफीलिया में ये तीन तरह के हीमोफीलिया बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं। तो वहां पे हम लोग देखेंगे फर्दर क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में। बस इतना याद रखना है आपको कि ये सभी तरह के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के 13 तक, उसमें क्या होता है कि 13 से लेकर के 1 तक या 1 से लेकर के 13 तक आपको कैस्केड मैनर में चलना है। जैसे समझ लो, अगर आपके पास चावल की 100 बोरियां हैं, ठीक है, आपके पास चावल की 100 बोरियां है, 100 बोरीज है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसको लीनियर वे में रखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 बोरे को पहले, सैक को पहले, देन दूसरे वाले को, देन तीसरे वाले को, चौथे वाले को, और इस तरीके से एक आपको इंक्लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको उस तरीके से ही इंक्लाइन बना करके रखना पड़ता है। तो जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक स्टैक, दूसरा, तीसरा, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऐसे। लेकिन आप कहीं पर भी ऐसा नहीं कर सकते कि एक वाला कॉलम खाली छोड़ दिया और उसके ऊपर में फिर रखना स्टार्ट किया। आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि बीच में हवा है और उसके ऊपर आपने बोरी रखी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जस्ट लाइक दैट, अगर आप क्लॉटिंग करवाना चाहते हो तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे 13 तक जाना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में कोई भी एक एब्सेंट है, कोई भी बीच में एक फैक्टर एब्सेंट हुआ, तो मतलब आपका क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा और आपके बॉडी में क्लॉटिंग ना होने की वजह से ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपके कटेड पार्ट में, यानी कि जहां आपकी बॉडी में कट लगा है, वहां से सब कुछ जो ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। जस्ट लाइक अ फुल ऑफ टैंक जिसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और आपने गलती से उसको पंक्चर कर दिया। अब क्या हुआ, पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं है, वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक निकलता जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, पर्सन एनेमिक हो जाएगा, उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और अल्टीमेटली मारा जाएगा। तो यही चीज है। पहले हम लोग देखते हैं इस सीक्वेंस को और उसके बाद एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेंगे। तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? सबसे पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, इससे कन्वर्जन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में। इसके लिए इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, कंपोनेंट है, वो है कैल्शियम आयन। इसलिए मैं बोलता हूं कि कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। जैसे प्लांट में नाइट्रोजन हर जगह चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन कैसे भी चाहिए, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट क्यों ना बन जाए, लेकिन उसको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर वो नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो रूट नोड्यूल्स बनाएगा। उसके अलावा वो क्या करेगा, नेपेंथस जैसे या वीनस फ्लाईट्रैप यानी कि इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के खाएगा, या फिर वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर कैसे भी उसको नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। क्यों? इससे ही उसके प्लांट का एक परफेक्ट ग्रोथ हो पाता है एपिकल या किसी भी मेरिस्टेम में। उसी तरीके से हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाने में, हमारे मसल के मूवमेंट में, और तीसरा है हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में। तो क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट किया गया है, किसके द्वारा? तो बोला कैल्शियम आयन। नेक्स्ट, प्रोथ्रोम्बिन, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन की हेल्प से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा। यहां पे भी कैल्शियम आयन की नीड होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, यहां पे आता है फिब्रिनोजेन और वो कन्वर्ट होता है फिब्रिन में बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। तो आप देखो बिल्कुल ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, कैल्शियम आयन है, ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव होता है, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है उससे थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होगा, जिसके लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ऊपर में बना हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल, और कैल्शियम आयन। इसके बाद फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। अब इसके बाद में जो फाइब्रिन है वो आपको बताइए मैंने, फाइब्रिन जो है वो एक थ्रेड लाइक पार्टिकल्स होते हैं
जो कि एक नेट की तरह बिहेव करते हैं, और जो भी ब्लड डेब्रीज होती है, मतलब मरे हुए कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिनका भी 120 दिन या फर्दर 2 वीक या फिर जिसका भी जितना लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो मर जाते हैं और अपने अपने गंतव्य तक, अपना अपना जो डेस्टिनेशन है वहां तक जाते हैं। जैसे आरबीसी जाएगा स्प्लीन तक, डब्ल्यूबीसी को फेगोसाइट कर लिया जाएगा, प्लेटलेट्स को फेगोसाइट कर लिया जाएगा। तो ये सब मरने के बाद कुछ दिनों तक तो आराम से ब्लड वेसल में घूमते ही रहते हैं। इस दौरान इनको क्या किया जाएगा, इन्हीं नेट से पकड़ा जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, उसमें आरबीसी, प्लेटलेट्स और मरे हुए डब्ल्यूबीसी को पकड़ पकड़ के चिपका दिया जाएगा, रख लिया जाएगा। और इससे क्या होगा, इसी कंपोनेंट से जो कि अब किसी काम के नहीं है, उनको यहाँ पे चिपका के कुछ दिन रखा जाएगा, और इससे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलर फाइब्रिन पॉलीमर है वो बेसिकली सब मिल करके, यानी कि फाइब्रिन पॉलीमर, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी मिलकर के क्लॉट बना देंगे, और अल्टीमेटली आपकी जो ब्लड है जो कि अभी तक ब्लीडिंग कर रही थी वो रुक जाएगी, और अल्टीमेटली इंसान एनेमिक होने से बच जाएगा। और हम सब के साथ ये होता है।